टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द एफरेंट आर्ट्रियोल डायमीटर इज लेस देन इफरेंट आर्ट्रियोल देन व्हाट हैपन। अगर एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर जो होगा वो लेस होगा किससे, इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से, तो हमारी किडनी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में दिया गया है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर लेस होगा किससे, इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से, तो हमारी किडनी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एफरेंट क्या करता है, ब्लड को लेके जाता है या मैसेज के ट्रांसमिशन में हेल्प करता हो, और इफरेंट क्या करता है, वापस लेके आता। तो ब्लड को ले कौन जा रहा है, एफरेंट लेके जा रहा है, और इफरेंट क्या करता है, वापस लाता है। तो अगर एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर, वो जो ब्लड लेके जा रहा है उसका डायमीटर कम होगा किससे, इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से, तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा दिया गया क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्लो डाउन हो जाएगा। तीसरा दिया गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या तो पॉसिबल ही नहीं होगा। चौथा दिया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टॉप हो जाएगा और जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर लेस होगा, किससे लेस होगा, इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से, तो क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब जो है, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है वो पॉसिबल नहीं होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा अगर एफरेंट से इफरेंट का डायमीटर क्या होगा, ज्यादा होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन विच ऑर्गन। हमारा यूरिन क्या होता है, मोर कंसंट्रेटेड होता, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बॉडी से सिक्रेट होता है। तो जो कंसंट्रेटेड यूरिन है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, मींस ऐसा कौन सा बॉडी ऑर्गन है जो यूरिन को मेंटेन करता है कि ताकि हमारी यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड रहे। तो पहला ऑप्शन है, क्या बोमेन कैप्सूल हेल्प करता है, या फिर हेनले लूप की लेंथ हेल्प करती है, या फिर डीसीटी हेल्प करता है, या फिर जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती है हमारे ट्यूब्यूल्स के पास वो सब हेल्प करती। तो यूरिन का जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ हेनले लूप। हेनले लूप की लेंथ पे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, यूरिन का कंसंट्रेशन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओरेंथिन साइकिल ऑपरेट इन। ओरेंथिन साइकिल जो है ये कहाँ पे होता है। तो पहला ऑप्शन दिया, क्या स्टमक में होता है, या फिर पैंक्रियास में होता है, या फिर लीवर में होता है, या फिर ओरल कैविटी में होता है। तो ओरेंथिन साइकिल कौन ऑपरेट करता, हमारा लीवर ऑपरेट करता है। तो ओरेंथिन साइकिल के ऑपरेशन में ऑपरेट कौन कर रहा है, तो हमारा लीवर ऑपरेट कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is, ओरेंथिन साइकिल परफॉर्म। ओरेंथिन साइकिल अब काम क्या करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है, एटीपी की सिंथेसिस में क्या हेल्प करता है, या फिर यूरिया फॉर्मेशन में हेल्प करता है स्प्लीन के अंदर, या फिर यूरिया के फॉर्मेशन में हेल्प करता है लीवर के अंदर, या फिर यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है लीवर के अंदर। यहाँ पे ना तो स्प्लीन होगा ना तो एटीपी का होगा। अब यहाँ पे हमें देखना है यूरिया बनाता हमारा ओरेंथिन साइकिल या यूरिन बनाता है। तो हमारा ओरेंथिन साइकिल, जो ओरेंथिन साइकिल हमारी बॉडी में चलती है ये क्या करती है, ये यूरिया के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। किसके फॉर्मेशन में, यूरिया के फॉर्मेशन में। किसके अंदर, हमारे लीवर के अंदर। तो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ओरेंथिन साइकिल कौन सी साइकिल होती है, मीन्स इसका फंक्शन क्या होता है, तो ओरेंथिन साइकिल जो हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रही है ये क्या करती, ये यूरिया के फॉर्मेशन में हेल्प करती। और यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता, हमारे लीवर में होता है। और किडनी में क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन। तो यूरिया का फॉर्मेशन किसके अंदर होगा, लीवर के अंदर होगा। और इस ऑपरेशन, इस ऑपरेट साइकिल को हम क्या बोलते हैं, ओरेंथिन साइकिल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is, यूरिया is formed in liver from। अब यूरिया जो है वो लीवर में तो बन रहा है, बट कैसे बनता है, यूरिया का फॉर्मेशन किस प्रोडक्ट से होता है। तो पहला ऑप्शन है, क्या अमोनिया और नाइट्रोजन से होता है, या फिर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, या फिर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और एस्पार्टिक एसिड से होता है, या फिर अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। तो यूरिया का जो फॉर्मेशन
लीवर के अंदर हो रहा है, इस साइकिल को हम कहते हैं ओरेंथिन साइकिल। और ये जो यूरिया हमारा लीवर के अंदर बन रहा है, तो यूरिया लीवर के अंदर कैसे बनता है? बाय द हेल्प ऑफ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एस्पार्टिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज सी। The next question is blood group are controlled by एंटीजन विच आर प्रेजेंट। हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? एंटीजन कंट्रोल करता है। तो वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो पहला ऑप्शन दिया क्या है? प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, या फिर आरबीसी की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, या फिर रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, या फिर हमारी डब्ल्यूबीसी की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ब्लड ग्रुप जो कंट्रोल किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ एंटीजन की हेल्प से, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये आरबीसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक व्हाइट ब्लड सेल। इन चार में से ये चारों व्हाइट ब्लड सेल के नाम दिए गए, डब्ल्यूबीसी के नाम। तो हमें बताना है कि इन चार में से कौन सा ऐसा डब्ल्यूबीसी है जो फैगोसिटिक का काम करता। अब फैगोसिटी का क्या मतलब होता है? फैगोसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करना, या फिर किल कर देना, या फिर उसे ईट कर देना, खा लेना। तो पहला ऑप्शन दिया है क्या ईसिनोफिल और लिम्फोसाइट करता है, या फिर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट करता है, या फिर न्यूट्रोफिल और ईसिनोफिल करता है, या फिर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट करता है। तो फैगोसिटी का काम डब्ल्यूबीसी में ऐसी कौन सी सेल होती हैं जो फैगोसिटी का काम करती? तो डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? फैगोसिटी का काम करते हैं। मींस बॉडी में जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी पैथोजन बॉडी में इंटर करता है, तो ये दोनों उसको क्या करते हैं? किल कर देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट परफॉर्म एज अ फैगोसिटिक सेल। Next question is the Rh antibodies from the mother Rh negative can leak into the blood of the fetus Rh positive and destroy the। जब Rh negative मदर का है, Rh पॉजिटिव बेबी का है, दोनों आपस में कोलैब करते, दोनों का RH आपस में जब कोलैब करता तब क्या होती? कौन सी चीज डिस्ट्रॉय होती है? तो पहला ऑप्शन है क्या फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी, या मदर की आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी, या फिर फीटस की डब्ल्यूबीसी डिस्ट्रॉय होगी, या फिर फीटस और मदर का दोनों आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा। तो अगर RH निगेटिव मदर का और RH पॉजिटिव बेबी का दोनों आपस में कोलैब करते हैं तो क्या डिस्ट्रॉय होगा? फीटस की आरबीसी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मींस बच्चे का जो रेड ब्लड सेल है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्रेनुलोसाइट आर। इन चार ऑप्शन जो दिए गए हमें बताना है ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन सा होता है। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो टू टाइप्स होते हैं, एक तो ए ग्रेनुलोसाइट होता है, एक ग्रेनुलोसाइट्स होता है। तो ए ग्रेनुलोसाइट क्या क्या होता है? जैसे ये हो गया ईसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये दोनों तो ग्रेनुलोसाइट होते हैं। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये दोनों क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट। ईसिनोफिल क्या है? ये है ग्रेनुलोसाइट, और लिम्फोसाइट क्या है? ए ग्रेनुलोसाइट। और लिम्फोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट, और बेसोफिल क्या है? ये ग्रेनुलोसाइट है। तो पूछा गया है कि ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन सा होता है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। इसी पहला क्वेश्चन है सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन। ऐसी कौन सी चीज है जहाँ पे सैटेलाइट डीएनए का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? ऐसी कौन सी फील्ड है? पहला ऑप्शन है क्या सैटेलाइट डीएनए का फॉरेंसिक साइंस में यूज किया जाता है, या फिर इसका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, या फिर सैटेलाइट डीएनए का यूज ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन के लिए किया जाता है, या फिर जो है सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज किया था। तो सैटेलाइट डीएनए का यूज कहाँ पे किया जाता है? सैटेलाइट डीएनए का यूज किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज A, that is satellite DNA is useful tool in forensic science. Next question is commonly used vector for human genome sequencing are। इन चार में से ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसका सबसे ज्यादा मीन्स कॉमन यूज किया जाता है? किसमें यूज किया जाता है? ह्यूमन जीनोम इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है क्या टी डीएनए का यूज किया जाता है, या फिर
BAC YAC डीएनए का यूज किया जाता है, या फिर एक्सप्रेशन वेक्टर का यूज किया जाता है, या फिर TA क्लोनिंग वेक्टर का यूज किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर है जो कि जेनेटिक जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए किया जाता है, उसका नाम है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? BAC और YAC। सो द करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is a start codon? इन चार में से ऐसा कौन सा है जो कि स्टार्ट कोडॉन होता है, मीन्स प्रोसेस को स्टार्ट करता है, उसे स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। तो AUG क्या है? ये स्टार्ट कोडॉन होता है। बाकी ये जो तीन होते हैं कौन कौन से? UGA, UAA और UGG, ये तीनों कैसे होते हैं? इन तीनों को स्टॉप कोडॉन बोला जाता है। और बचा क्या? हमारा बचा AUG, और AUG क्या होता है? इसे स्टार्ट कोडॉन बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। ऐसा कौन सा पहला ह्यूमन हार्मोन है जिसको प्रोड्यूस किया गया है बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोड्यूस किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन दिया एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन दिया है थायरॉक्सिन और चौथा ऑप्शन दिया प्रोजेस्टेरॉन। तो फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन है जिसका यूज किया जाता है, सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया है बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज इंसुलिन हार्मोन। सो द करेक्ट आंसर इज A। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज The two polypeptide of human insulin are linked together। दो पॉलीपेप्टाइड ह्यूमन इंसुलिन है, उसको किस बॉन्ड से दोनों को लिंक्ड किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया, क्या उसको हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक किया जाता है, या फिर उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से लिंक किया जाता है, या फिर उसे कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक किया जाता है, या फिर उसे डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक किया जाता है। तो जो दो पॉलीपेप्टाइड ह्यूमन इंसुलिन होते हैं उन दोनों को आपस में लिंक किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से दो पॉलीपेप्टाइड ह्यूमन इंसुलिन आपस में लिंक्ड होते हैं, आपस में बॉन्डेड होते हैं? दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो द करेक्ट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which kind of the therapy was given in 1990 to a 4-year-old girls with a एडेनोसिन डीअमाइनेज दैट इज ADA डिफिशियंसी। एक 4 साल की बच्ची थी, उसके अंदर 1990 में ADA एंजाइम मींस कौन सा? एडेनोसिन डीअमाइनेज की क्या हो गई थी? डिफिशियंसी हो गई थी। वो एंजाइम उसकी बॉडी में नहीं प्रेजेंट था। और इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है? ये एंजाइम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? वो स्ट्रॉन्ग करता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को वो इंक्रीज कर। तो उस बच्ची के अंदर ये एंजाइम नहीं थी, तो इस एंजाइम की ट्रीटमेंट के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया गया था? तो पहला ऑप्शन है, क्या उसे इम्यूनोथेरेपी कहेंगे, या फिर उसे हम रेडिएशन थेरेपी कहेंगे, या फिर उसे हम जीन थेरेपी कहेंगे, या फिर उसे हम कीमोथेरेपी कहेंगे। तो उस बच्ची के अंदर वो पर्टिकुलर जो एंजाइम है इसकी डिफिशियंसी थी, तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी के हेल्प से 1990 में जो 4 साल की बच्ची थी जिसके अंदर ADA एंजाइम की डिफिशियंसी थी, उसके ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज किया गया था? जीन थेरेपी का यूज किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज C। The next question is which one of the following is an example of somatic hybridization? इन चार में से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बिलोंग करता है? तो पहला ऑप्शन दिया BT कॉटन, दूसरा पोमैटो, तीसरा दिया गोल्डन राइस और चौथा दिया गया क्या ये सभी होते हैं? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक कौन सी टेक्निक होती है? जिसमें दो अलग अलग प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को लिया जाता है और आपस में उनको फ्यूज करा के एक नई स्पीसीज बनाई जाती है। तो इसमें जो है क्या किया गया था? टोमेटो लिया गया था और पोटैटो लिया गया था, दोनों को आपस में उनके दोनों को प्रोटोप्लास्ट को लेके दोनों को फ्यूज करा के उससे जो नई स्पीसीज बनी थी उस स्पीसीज का नाम था पोमैटो। मींस इसमें क्या क्या आ गया? टोमेटो भी आ गया और पोटैटो भी आ गया, दोनों आ गया। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से कौन सा बिलोंग करता? पोमैटो। सो द करेक्ट आंसर इज C, B। Next question is removal of proximal chondral tubule from the nephron will result in। अगर हम
PCT को मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को जो है रिमूव कर देते हैं नेफ्रॉन से, तो हमारी किडनी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहला ऑप्शन है मोर कंसंट्रेटेड यूरिन, क्या बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन सिक्रीट होगी, या फिर यूरिन की क्वालिटी पे कोई भी चेंज नहीं होगा, या फिर यूरिन का फॉर्मेशन ही स्टॉप हो जाएगा, या फिर यूरिन जो होगी वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड होगी। अगर हम पीसीटी को प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को नेफ्रॉन से रिमूव कर देते, हटा देते, तो इससे क्या होगा? इससे जो यूरिन होगा बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ब्लड सेल whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body। ऐसी कौन सी ब्लड सेल होगी जिसके नंबर, अगर उसका नंबर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होगी। तो कौन सी ऐसी ब्लड सेल, सिंपल हमें यही बताना है कि कौन सा ऐसा ब्लड सेल है जो एक्सेसिव लॉस को रिड्यूस करता है, मीन्स जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो उसको वो रिड्यूस कर देता है। तो पहला ऑप्शन है, क्या न्यूट्रोफिल हेल्प करता है, या फिर थ्रोम्बोसाइट करता है, या फिर एरिथ्रोसाइट करता है, या फिर ग्लूकोसाइट करता है। न्यूट्रोफिल का काम क्या होता है? जब कोई भी पैथोजन बॉडी में इंटर करेंगे तो न्यूट्रोफिल उसको किल कर देता है, मीन्स फैगोसिटी का काम करता है। अब इरिथ्रोसाइट आरबीसी क्या करता है? सर्कुलेशन में हेल्प करता है। और रहा क्या हमारा ल्यूकोसाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं? WBC, और ये क्या करता है? ये पैथोजन से फाइट करता है। बचा क्या? थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स बोला जाता है, और इस प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ये जब ब्लीडिंग होती है तो उसको क्या करता है? ये स्टॉप करता है। तो अगर बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो इससे क्या होता है? एक्सेसिव लॉस होता है। तो हमने इस फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक इज टू, HCl का काम क्या होता है? मीन्स HCl जो प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? पहला ऑप्शन दिया है किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड, क्या वो फूड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, या फिर फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, या फिर वो हार्मोन्स को डिसॉल्व करता है बाय द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, या फिर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं उसमें वो हेल्प करता है, या फिर एक्टिव ट्रिप्सिनोजन को जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है उसका काम क्या होता है? वो बहुत ही हार्ड एसिड होती है, तो फूड की हेल्प से, मतलब इन केस अगर फूड की हेल्प से जो है बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो वो क्या करता है? ये जो HCl प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में, वो क्या करता है? वो स्टमक में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सबको वो किल कर देता है। तो HCl स्टमक के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द फूड। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलिरुबिन एंड वेलिवेरिडिन आर प्रेजेंट इन, बिलिरुबिन और वेलिवेरिडिन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है, क्या वो पैंक्रियाटिक जूस के पास प्रेजेंट होता है, या फिर स्लाइवा के पास प्रेजेंट होता है, या फिर बाइल जूस के पास प्रेजेंट होता है, या फिर हमारे इंटेस्टाइनल जूस के पास प्रेजेंट होता है? बिलिरुबिन और वेलिवेरिडिन ये किसके पास प्रेजेंट होता है? ये बाइल जूस के पास प्रेजेंट होता है। ये क्या एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो लीवर हमारा सिक्रीट करता है, और ये बाइल जूस में ये बिलिरुबिन और वेलिवेरिडिन प्रेजेंट होता है। तो बिलिरुबिन और वेलिवेरिडिन कहाँ प्रेजेंट होता है? बाइल जूस के पास। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू राइट व्हेन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व बनाया जाता है वो राइट साइड किस पोजीशन में, किस समय शिफ्टिंग होगी उसकी, किस साइड? राइट साइड। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या ऑक्सीजन का अमाउंट अगर डिक्रीज हो जाएगा तब जो है ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर्स डिक्रीज हो जाएंगे, या फिर पीएच इंक्रीज हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड कब उसकी शिफ्टिंग होती है? जब ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, तब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में ऑक्सीजन के नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड, राइट साइड डिक्रीज हो जाते हैं, मींस शिफ्टिंग हो जाती है उसकी। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा मेनली इन्वॉल्व इन,
ब्लड प्लाज्मा के पास क्या होती है, बहुत सारी प्रोटीन प्रेजेंट होती, तो उसमें से जो एक प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, या फिर वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, या फिर कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करता है। तो ग्लोबुलिन, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है और फिब्रिनोजेन होता है। फिब्रिनोजेन क्या करता है, वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और ऑस्मोटिक बैलेंस को कौन मेंटेन करता है, एल्बुमिन करता है। बचा क्या, ग्लोबुलिन, तो ग्लोबुलिन क्या करता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, मींस जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है, तो ये ग्लोबुलिन क्या करता है, उस पैथोजन को किल करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर, ब्लड क्लॉटिंग को किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, क्या उसे Na+ और K+ की जरूरत है, या फिर Na+ या फिर प्रोथ्रोम्बिन की जरूरत होती है, या फिर Na+ और थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत है, या फिर उसे कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत है। जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ब्लड जब कंटिन्यूअस ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, तो ब्लड को क्लॉट होने के लिए, मींस कोगुलेट होने के लिए कैल्शियम की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती, और उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर एंजाइम की भी जरूरत होती, और उस पर्टिकुलर एंजाइम का नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम है। तो ब्लड क्लॉटिंग को किसकी किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम की जरूरत है, और किसकी जरूरत है, थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगा कैरियोसाइट सेल इज, मेगा कैरियोसाइट सेल क्या होता है। पहला ऑप्शन है क्या आरबीसी प्रोड्यूसर, आरबीसी प्रोड्यूसर जो होता है वो उसे हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। उसके बाद क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है, ये प्लेटलेट्स को बोलते हैं, और आरबीसी जो प्रोड्यूसर होता है उसे क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी जो प्रोड्यूसर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, और प्रोटीन प्रोड्यूसर इससे कोई मतलब नहीं है। तो मेगा कैरियोसाइट जो होता है वो एक स्पेशल सेल होती है जो बोन मैरो में प्रेजेंट होती है, और वो प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो मेगा कैरियोसाइट्स के पास कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स को ही प्लेटलेट्स भी बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पेयर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अकर, इन चार में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिससे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का फॉर्मेशन होता है। पहला ऑप्शन है क्या RH पॉजिटिव मेल का होगा और RH निगेटिव फीमेल का होगा, तब ऐसी कंडीशन दिखाई देगी, या फिर RH निगेटिव मेल का होगा और RH निगेटिव फीमेल का होगा, तब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस अकर होगा, या फिर RH पॉजिटिव मेल और RH पॉजिटिव फीमेल होगी, या फिर RH निगेटिव मेल और RH पॉजिटिव फीमेल। किस कंडीशन में होता है, जब मेल पॉजिटिव होता है, मेल का RH पॉजिटिव होता है, फीमेल का RH निगेटिव होता है, तो उस कंडीशन में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस का फॉर्मेशन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कार्डिक साइकिल, कार्डिक साइकिल में जो डब साउंड का फॉर्मेशन होता है वो किस समय होता है, हमें कब सुनाई देता है। तो पहला ऑप्शन है क्या मिट्रल वॉल ओपन होती उस समय, या फिर मिट्रल वॉल बंद होती उस समय, या फिर सेमिल्यूनर वॉल नोड्स होती है वो बंद होती उस समय ये आवाज आती है, या फिर आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड जो है ये बंद होती उस समय ये आवाज आती है। तो ये जो कार्डिक साइकिल है उस समय हमारा हार्ट दो साउंड प्रोड्यूस करता है, एक लब डाउन साउंड होता है और एक डब साउंड होता है। तो लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, लब साउंड प्रोड्यूस होता है जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होती हैं, क्लोज होती हैं, उस समय ये लब साउंड प्रोड्यूस होता है, और यही पहला हार्ट साउंड भी होता है। First heart sound is lub sound which is produced during the closure of tricuspid and bicuspid valve, और dub sound कब प्रोड्यूस होता है, जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्या होती है, ये क्लोज होती है, उस समय आवाज आती है। ओपनिंग से आवाज नहीं आती है, हमेशा वॉल्व जब क्लोज होगी तो उस समय आवाज आएगी। तो फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सा होता है, लब साउंड होता है। कब प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है जब सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होती है। तो इसमें यही पूछा गया कार्डिक साइकिल के समय हमें डब साउंड कब सुनाई देता है, तो किस समय सुनाई देता है, सेमिल्यूनर नोड जो होती है ये जब क्लोज होती है। सो द करेक्ट आंसर इज
सी। तो हमने इस पूरे लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।